दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं जैव विविधता क्या है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। दोस्तों बायोडाइवर्सिटी के बारे में सबसे ज़्यादा पहले स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित फिल्म जुरासिक पार्क में डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणी कितने बड़े आकार के थे। ये जीव लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी से पर भ्रमण करते थे और बाद में विलुप्त हो गए। दोस्तों ये क्यों हुए, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है जैव विविधता को। दोस्तों जैव विविधता की यह अपार भिन्नता, जीवों की अपार विभिन्नता जैव विविधता कहलाती है। दोस्तों यूनानी भाषा में बायोस का अर्थ है जीवन और डाइवर्सिटी का अर्थ है भिन्नता, अर्थात बायोडाइवर्सिटी का अर्थ हुआ दोस्तों जीवों में न केवल आकार में विविधता है बल्कि जटिलता में भी विविधता है। उदाहरण जहाँ एक और जीवाणु बैक्टीरिया मात्र एक कोशिका वाले होते हैं, वहीं मानव करोड़ों कोशिकाओं वाला होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बैक्टीरिया जीवाणु की बात की गई है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया में केवल एक कोशिका होती है और वहीं पे मानव पे करोड़ों कोशिकाएं, और वो भी जटिल प्राणी होता है। मनुष्य या फिर कोई भी विशालकाय जीव जटिल प्राणी होता है, उसके अंदर कई कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों आप मेरे चैनल गुरुजी वर्ल्ड विद कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आपके प्यार और इसने हमेशा बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जैव विविधता किसी प्रदेश में प्रजातियों व पारस्परिक तंत्रों का समग्र रूप है, अर्थात वह कहते हैं जैव विविधता किसी भी विशेष क्षेत्र में उस प्रदेश में प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों का जो पूरा का पूरा समग्र रूप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों आगे बात करते हैं जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम रेमंड एफ दासमैन के द्वारा सन 1968 में किया गया। यह जीवीय विविधता का संक्षिप्त रूप है। यह जीवी विविधता का संक्षिप्त रूप है। दोस्तों आगे चलते हैं। सभी जीव के कारणवश पृथ्वी पर अस्तित्व में आए हैं, एक दूसरे के साथ अपने पूर्वजों से संबंधित हैं। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। जैव विविधता के स्तर, जैव विविधता कितने स्तर की होती है इसको हम बात करते हैं। पृथ्वी पर सभी प्रकार के पाए जाने वाले जीवित प्राणी जैव विविधता से संबंध रखते हैं। वैसे जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। जैव विविधता कौन कौन सी? आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारिस्थितिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारिस्थितिक जैव विविधता। आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न विविधता, आनुवंशिक हेरिडिटी के कारण उत्पन्न जो विविधता होगी वह कौन सी विविधता, उसके तो वह एक प्रकार हो जाएगा। जीवित प्राणियों में विविधता, जो जीवित प्राणी हैं उनमें जो विविधता है वो प्रजाति विविधता हो जाती है। और पारिस्थितिक जो होती है प्राकृतिकवास या पारिस्थितिक प्रणाली के प्रकार या प्रक्रिया में अंतर के कारण जो विविधता उत्पन्न होती है। दोस्तों ये 3 प्रकार की हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आनुवांशिक। सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवांशिक विविधता की। दोस्तों जीव कोशिकाओं से निर्मित और इन कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जिनमें जीन विद्यमान होते हैं। जीन किसी भी विशिष्ट प्रजाति की विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के जीनों में समानता होती है, अर्थात किसी भी व्यक्ति पशु का जो जीन होता है वह
उसकी क्वालिटी क्या है, आगे चल करके क्या होंगी, वह उसमें व्याप्त होती हैं दोस्तों। वह अपनी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, जीन ही अपनी प्रजातियों को रिप्रेजेंट करता है और वो जो जिस प्रजाति के होते हैं उनके सभी जीनों में लगभग समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति का जीन मूल जीनों का संग्रह होता है। जो जीन होता है वह सभी जीनों का संग्रह होता है, अर्थात उसमें जो उसके पूर्वज होते हैं उनके सभी जो गुण होते हैं उसमें विद्यमान होते हैं। इस जीन मूल में किसी भी प्रजाति में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के जीन्स होते हैं। एक प्रजाति की जीनों का संग्रह अन्य प्रजातियों से या जातियों से भिन्न होता है दोस्तों बात करते हैं जो जीन होता है, जैसे हमारे भारतीय लोगों का जो जीन है वो ब्रिटेन के लोगों के जीन से फर्क होगा। वो वहाँ के लोग ज़्यादा गोरे होते हैं और कुछ अंतर होता है एटमॉस्फेयर का दोस्तों, कुछ अंतर जीन में है, कुछ अंतर उनके वातावरण में दोनों अंतर पाए जाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम बात करते हैं प्रजाति विविधता की दोस्तों। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की विविधता को हम प्रजाति विविधता कहते हैं। एक ही जाति में शामिल जीव एक समान होते हैं व वे संतान उत्पन्न करने के लिए प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। वे अन्य प्रजाति के जीवों के समान प्रजनन नहीं कर पाने के कारण संतान को जन्म नहीं दे पाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम कहते हैं जो एक समान जाति के जो जीव होते हैं वो आपस में प्रजनन कर पाते हैं, लेकिन अगर वही प्रजाति के लोग अन्य प्रजाति के लोगों से प्रजनन करने की कोशिश करेंगे तो वह पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वह नेचुरली फर्टिलाइजेशन की पद्धति उसमें लागू नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है दोस्तों यहाँ पे जैव विविधता का एक स्तर दिखाया गया है। जीन, प्रजाति, पारितंत्र, अर्थात जीन होता है जो एक प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है, जो जीन होता है जो कि एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, प्रजाति उसका एक समूह हो जाता है, और पारितंत्र वो उसके पारितंत्र में ढेर सारे जो जीन होते हैं, ढेर सारे जीनों का और ढेर सारी प्रजाति जीन से क्या निर्माण होता है, प्रजाति का उद्भव होता है, और जब ढेर सारी प्रजातियाँ एक जगह रहती हैं तो उसे हम पारितंत्र कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं पारिस्थितिकी विविधता की दोस्तों। इकोसिस्टम, हम बात करते हैं पारिस्थितिकी विविधता की। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, जीवों में दोस्तों हम बात करते हैं जीवों ने उन विशेषताओं को विकसित कर लिया है जिसके कारण वे अपने वातावरण में अनुकूलित या उन परिस्थितियों में जीवित रह गए हैं जिनमें वह वास करते हैं। पारितंत्र भिन्न प्रकार के होते हैं, यहाँ तक कि विभिन्न पर्यावरण व्यवस्थाओं में जीवित रहने के लिए जीव एक दूसरे से बहुत भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कछुआ स्थलीय जीव है जबकि समुद्री कछुआ जलीय जीव है। एक और कछुआ स्थलीय जीव भी है, एक तरफ कछुआ समुद्री जीव भी है। हालांकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु विशेषकर उनके पैरों में बहुत अंतर होता है। पारितंत्र में विविधता है, पारितंत्र में वाकई बहुत विविधता है। स्थलीय पारितंत्र में वन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्थलीय पारितंत्र में वन होते हैं, समतल भूमि होती है, मरुस्थल आते हैं, पर्वत सम्मिलित होते हैं। दूसरी ओर जलीय पारितंत्र में समुद्र, नदी, तालाब होते हैं। समुद्र, नदी, तालाब संबंधित होते हैं। इसमें वास योग्य जीव वातावरण के अनुकूल विकसित होता है। जो जीव जहाँ पे वास कर सकता है उसके अनुसार वह विकसित होता है। भारत में बहुत तरह के स्थलीय एवं जलीय पारितंत्र पाए जाते हैं दोस्तों। भारत में काफ़ी तरह के जलीय या स्थलीय आपके पारितंत्र पाए जाते हैं दोस्तों। एक स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करते हैं दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको हम डिस्कस करते हैं जल्दी से। जैवमंडल, पहले हम ये देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। अणु, अणु पहले परमाणुओं का समूह, रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी इकाई, अर्थात अणु होता है जो वह परमाणु के समूह के रासायनिक प्रक्रियाएं करता है, ठीक है। उससे किसका निर्माण होता है? कोशिका का निर्माण होता है दोस्तों। अणु से किसका निर्माण होता है दोस्तों? अणु से कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई। और कोशिका इस तरह की कुछ होती हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। कोशिका समूह, ऊतक अंगों या अंगों की प्रणाली, ऊतक अंगों, तंत्र, इसमें जो कोशिका समूह आते हैं उसमें तंत्रिका तंत्र आता है, मस्तिष्क आता है। और तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क दोनों तरफ तंत्रिका तंत्र होते हैं। और तंत्रिका तंत्र, इसमें दोस्तों कोशिका समूह में ऊतक अंगों या अंगों की प्रणाली होती है, तंत्रिका ऊतक आते हैं, मस्तिष्क आता है, तंत्रिका तंत्र आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अणु, कोशिका समूह, फिर जीव आते हैं। कोशिका समूह जब हो जाता है तो उससे क्या होता है दोस्तों? जीवों का निर्माण होता है। एकाकी सजीव, जो कि जैसे भैंस है, उसका निर्माण हुआ, मनुष्य हुआ, इनका निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं, जब कई भैंसें हो जाती हैं तो अर्थात वो कई भैंसें, कई एक ही प्रजाति के कई लोग हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं? जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही तरह के जीव एक समान क्षेत्र में रहना क्या कहलाता है आपका? जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मनुष्य की जनसंख्या, हम एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं तो हमारी जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या कहलाती है दोस्तों। समुदाय की बात करते हैं। जनसंख्या जब कई ढेर सारी जनसंख्या होती है, उसमें कई सारी प्रजातियां आ जाती हैं निश्चित क्षेत्र विशेष में रहने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? समुदाय कह देते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं? समुदाय कह देते हैं। निश्चित क्षेत्र में रहने वाली सभी जनसंख्या को समुदाय में सांप, बाज, भैंसा, कुत्ता, घास, मतलब कि सभी तरह के लोग रहते हैं। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक। देखिए यहाँ पे समुदाय हुआ, देखिए ये समुदाय हो गया। समुदाय के आसपास जो घटक मौजूद होते हैं, पर्वत, पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, ये सब क्या हो जाते हैं? जो कि निर्जीव है। निर्जीव पेड़ पौधे किस में आ जाएंगे? सजीव में आ जाएंगे, ठीक है। तो उनकी भी एक प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन निर्जीव चीज़ें जो कि नदी, पहाड़, पर्वत, समुद्र, तालाब, ये सब क्या हो जाते हैं? निर्जीव घटक है। मिट्टी, वर्षा, ये सब निर्जीव वस्तुएं जो कि हमारे लिए अति आवश्यक हैं। उनसे क्या हो जाता है? उनके साथ जब वो क्रिया करते हैं तो वो क्रिया के टोटल जो क्रिया हो जाती है वो किसका निर्माण करती है? आपके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है दोस्तों। उसके बाद जैवमंडल आता है। सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का जो समूह होता है, क्षेत्र विशेष में तरह तरह के क्या होते हैं? पारितंत्र होते हैं। उन पारितंत्रों को का एक समूह जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तरह तरह के जो पारितंत्र होते हैं उनके एक समूह को हम जैवमंडल कहते हैं दोस्तों। उस समूह को हम क्या कह देते हैं? जैवमंडल कहते हैं दोस्तों। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे हमने समझे। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों अब हम यहाँ से देखते हैं भारत में स्थिति। भारत में जैव विविधता के 2 हॉटस्पॉट हैं। भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं दोस्तों? 2। कौन कौन से? आगे हम डिस्कस करते हैं। पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट व उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी घाट या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कौन सा? पूर्वी हिमालय समृद्ध। हॉटस्पॉट विश्व के वे क्षेत्र हैं जहां कई प्रकार के जीव रहते हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्र वो हैं जहां पे कई प्रकार के जीव रहते हैं। इनमें से कई जीव किसी स्थल पर नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए मेंढकों की कई प्रजातियां भारत के केवल पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि कोई भी क्षेत्र विशेष में कोई प्रजाति पाई जाती है, वैसे मेंढक की एक प्रजाति जो कई प्रजातियां जो है पश्चिमी घाट में केवल पाई जाती हैं और किसी क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। जैव
जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये विशिष्ट स्थल होते हैं। जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट होते हैं उन्हें क्या कैसे व्याख्यायित करते हैं दोस्तों, ये विशिष्ट स्थल होते हैं, ये विशिष्ट स्थल होते हैं जहाँ देशीय जैविक प्रजातियों की बहुत अधिक नस्लें पाई जाती हैं। इसकी सर्वप्रथम जो चर्चा की थी किसने, नॉर्मन मेयर ने सन 1988 में इसे परिभाषित किया था दोस्तों। नॉर्मन मेयर ने जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट हैं उनको सबसे पहले परिभाषित किया दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो दूसरी जैव विविधता है उसके बारे में। दोस्तों जैव विविधता की माप की बात करते हैं। अल्फा विविधता क्षेत्र विशेष में उपस्थित कुल प्रजातियों की संख्या की गणना, इससे विभिन्न क्षेत्रों में तुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिलती है। बीटा विविधता क्या होती है, क्षेत्र विशेष में उपस्थित कुछ प्रजातियों की संरचनात्मक जानकारी। गामा विविधता क्या होती है, क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों के मध्य आपसी अंतर संबंध या भौगोलिक कारणों पर निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ तीन जो जानकारी के हिसाब से तीन तरह की जैव विविधता में विभाजित किया गया माप के आधार पे, अल्फा बीटा गामा। क्षेत्र विशेष में उपस्थित कुछ प्रजातियों की संख्या की गणना, उनकी गणना करना, वो कितनी संख्या है उनकी, वो उनका तुलनात्मक अध्ययन करना क्या कहलाता है, अल्फा। क्षेत्र विशेष में उपस्थित कुछ प्रजातियों की संरचनात्मक जानकारी, उनके स्ट्रक्चर कैसा है, वो इस क्षेत्र में रहते हैं तो इसे क्षेत्र में जलवायु का क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्यों है ऐसा, इन सब की जानकारी जो आती है वो बीटा विविधता में आती है। और तीसरा है जो गामा विविधता, क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों के मध्य, जो क्षेत्र विशेष है वहाँ पे जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनमें आपसी संबंध कैसे हैं, इसकी जो जानकारी मिलती है उसको क्या कहते हैं, गामा विविधता कहते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। नए लेक्चर में मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने लेक्चर को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।